ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो ये मेरे बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ये मेरा शेड्यूल है। मई 23 के लिए एक नई शुरुआत रात को 10 बजे, नवंबर 23 के लिए अनअकैडमी प्लस पर एकाग्रता बैच मंडे टू ये जो भी है सैटरडे, और फिर दोपहर को 12 बजे। ये स्ट्रैटेजी सेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फॉर मई 23, एंड जो भी प्लेलिस्ट और नोट्स है वो भी आपको मिल जाएंगे इन द डिस्क्रिप्शन। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं आप लोग इसको स्कैन कर सकते हो। हाँ, स्क्रीन नहीं दिख रहा। हाँ, कितना अजीब सा आदमी हो यार मैं। ओह, ये हो गया, अभी दिख रहा है। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं अभी इस समय बैठे हैं, वैसे आप लोगों ने कल अगर इसको स्कैन किया तो कल वाले में ही आपको डीटी आईडीटी दोनों का मिल गया होगा, है ना? कल वाले में मिल गया होगा। डाउनलोड नहीं किया वो अलग बात है, अब कर लो डाउनलोड, क्या ही फर्क पड़ता है। आईसीआई से कर लोगे बाद में, चलो ठीक है, आईसीआई से उसको बाद में डाउनलोड कर लेना। वी आर स्टार्टिंग विद दिस नाउ, होपफुली आज हमारा और जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जीएसटी के छोटे छोटे से ही है। 80 नहीं है, 66 है टोटल ओनली। आई टेल यू क्या हुआ था, नवंबर 22 के लिए इन लोगों ने बहुत सारे निकाले थे। अब इन्होंने क्या किया, उसमें से कई सारे एलिमिनेट कर दिए फॉर मई 23, लेकिन क्वेश्चन नंबर चेंज करना भूल गए बेचारे। तो 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 उसमें क्या हो गया कि जो आंसर की लगाई वो भी पुरानी वाली लगा दी, तो उसमें भी 85 दिख रहा है। लेकिन ये जो यहाँ पर अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखोगे ना, तो आफ्टर सर्टेन नंबर्स तुम्हें अगला वाला नंबर मिसिंग दिखाई देगा। तो ऐसी चीजें बहुत सारी की हुई है, बट ठीक है। आई थिंक रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, बढ़िया रिकॉर्डिंग हो रही है। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ आईडीटी जीएसटी। राइट, बहुत सिंपल होंगे, और हो सकता है हम लोगों को 2-3 घंटे लगे भी ना, मतलब बहुत जल्दी खत्म हो जाए। और उसके बाद जो भी टाइम बचेगा उस नहीं, रिवीजन तो जो भी है वो बहुत हो चुका। ठीक है, जो भी होगा फिर वो जैसे somebody was asking me कि पेपर को सॉल्व करने का क्या पैटर्न होना चाहिए वगैरह वगैरह, सो आई विल डिस्कस सम स्ट्रेटजीज विद यू ऑल। राइट, स्टार्ट करें? खाना वाना खा लिया? वेरी नाइस। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। एक्स एंड कंपनी, a supplier registered under GST in Meghalaya, wants to opt for composition levy. The aggregate turnover limit for composition levy is 75 lakhs। तो ऑप्शन 20 में आंसर आ गया। ठीक है, कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं? मैं एक ना एक ट्रिक बता देता हूं याद रखने की। ठीक है, a man made my new suit under a tree, under the tree, under the tree, tree. A man made my new suit under the tree for 75 lakh rupees. हाँ, इतना महंगा, यस। तो वो फॉर 75 लाख रुपीस करना पड़ेगा, जैसे याद रहे कि ये कौन सी वाली चीज के लिए है। अदरवाइज पता लगा निमोनिक तो याद हो गया, वो किस चीज का था वो पता ही एग्जाम में आया सोच रहे हो कि अरे ये था किस चीज का यार। ये 9 स्टेट्स, ये 7-8 जो भी है। तो ए से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, मैन से हो जाएगा मणिपुर, MANIPUR। मेड से हो जाएगा मेघालय। माई से हो जाएगा माइजोरम, वैसे होता मिजोरम है लेकिन आप इसको माइजोरम बोल सकते हो। न्यू से हो जाएगा नागालैंड। एस से सिक्किम, फिर ये उत्तराखंड और त्रिपुरा। ठीक है, उत्तराखंड और त्रिपुरा, ये ठीक है, ट्री त्रिपुरा। राइट, और फॉर 75 लाख रुपीस हो गया, तो ये तुम्हारा हो गया कि कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए। ठीक है, तो मैन मेड माय न्यू सूट अंडर अ ट्री, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, उत्तराखंड और त्रिपुरा। राइट, तो इससे याद रहेगा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The person making interstate supply of goods from Madhya Pradesh is compulsorily required to get registered under GST, provided such goods are not notified goods nor predominantly handmade notified products. 40 lakhs, पक्का 40 lakhs? तो आपके हिसाब से आंसर सी होना चाहिए। Busted। इंटरस्टेट सेल है तो ऑलवेज होगा। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर, कोई बात नहीं। इसी चीज के लिए हम लोग यहां पर बैठे हैं, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। डन। निश्चय, अभी करेंगे निश्चय।
विच तुम क्या क्या है तुम्हारे पास ये? हाँ अच्छा कॉपी है तब ठीक है। नहीं मुझे लगा कि पता नहीं क्यों कौन सा है, मैंने तो कोई हैंड आउट दिया नहीं, तो मुझे लगा कहीं कोई कॉस्टिंग वाला हैंड आउट तो नहीं खोल के बैठी हुई है। अच्छा चलो, नहीं राइटिंग इतनी अच्छी है कि टाइप्ड लग रहा है पूरा। तभी तो दूर से छोटा छोटा लग रहा है ना। एनीवे नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following services are exempt under GST? Testing of agricultural produce exempt है, सप्लाई ऑफ फार्म लेबर exempt है, वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस exempt है, तीनों exempt है, ऑप्शन डी आंसर। ठीक, नेक्स्ट अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 गायब है, देख रहे हो? तो ऐसे कई सारे वो गायब हो गए, तो टोटल मैंने किया था, काउंट किया था तो 66 निकले थे। मेहनत कुछ नहीं होती यार, कुछ भी नहीं है, टेबल पे लगा दिया कि काउंट कर लो, खुद थोड़ी काउंट करते हैं। Anyway, input tax credit is not available in respect of services on which tax has been paid under composition levy. क्या इस पर input tax credit आपको मिलता है? नहीं मिलता। Goods given as free samples, क्या इस पर मिलेगा? फ्री सैंपल्स में तो वैसे भी नहीं मिलेगा, है ना? अच्छा, गुड्स यूज फॉर पर्सनल कंजम्पशन नहीं मिलेगा, तो तीनों में ही नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन डी इज योर आंसर। आई एम श्योर सब समझ में आ गया, बोलो थैंक यू। तू बाहर जाके पूछ, मैं गो आउट। आ भाई, और तेरी दोस्त कहाँ है? चलो, कैसी कैसी बातें करते हो तुम लोग यार। आ जाओ, सुभाष एंड कंपनी अ रजिस्टर्ड पर्सन, सुभाष एंड कंपनी अ रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइज टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्संस। ठीक है, इसका तुम्हारा ये डाउट था। तो सुभाष एंड कंपनी एक रजिस्टर्ड पर्सन है और ये टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई कर रहा है अनरजिस्टर्ड पर्संस को। ठीक है, इट नीड नॉट इशू टैक्स इनवॉइस, उसको टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी if the value of supply of goods to such persons is dash and the recipient does not require such invoice। ठीक है, अब क्या होगा, यहां पर आप लोगों को 200 दिमाग में आ रहा होगा कई सारे लोगों को, है ना? तो क्या है कि जो लॉ है उसमें लिखा है कि अगर 200 से कम की वैल्यू हो तो आपको टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं पड़ती है। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज नॉट बेस्ड ऑन दैट लॉ, मतलब इट इज नॉट आस्किंग यू दैट पर्टिकुलर लॉ, दिस इज आस्किंग यू अ सिचुएशन स्पेसिफिक क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि इसने आपको पूरा सब कुछ दिया हुआ है और उसके बाद आप ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस 1200 है, क्या यहाँ पर अंडरलाइन में 1200 आ सकता है? नहीं आ सकता। ठीक है, उसके बाद क्या 600 आ सकता है? नहीं आ सकता। क्या 150 आ सकता है? हाँ 150 आ सकता है। क्या 200 आ सकता है? नहीं आ सकता। 200 भी इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि दो, हाँ ये आइए प्लीज आइए, 200 इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि 200 से कम पे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तेरे होते हुए कैसे उठा ले गया कोई इसको। इशिका मजाक कर रहे हैं यार, तुम टेंशन मत लो। ठीक है, ओके, सो 200 यहां पर नहीं आ सकता क्योंकि 200 से कम की वैल्यू होगी तभी टैक्स इनवॉइस आप इशू नहीं कर पाओगे, 200 भी हुई तो आपको टैक्स इनवॉइस इशू करनी पड़ेगी। डन, वेरी नाइस, तो ऑप्शन सी इसका आंसर। नेक्स्ट, various taxes have been subsumed in GST to make one nation one tax one market for consumers। बहुत सारे टैक्सेस को सबस्यूम कर दिया गया है। आउट ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिन व्हिच टैक्सेस हैव बीन सबस्यूम्ड इन जीएसटी। अरे चुप हो जाए, अबे इसको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है बंदे को यार, कैसा बंदा है यार तू। इट्स लाइक सर एक मिनट तो रुक जाओ यार, जो डिस्कशन चल रहा है वो तो कंप्लीट करने दो यार। मैं अभी उसको गरिया दूं उसके बाद ठीक है, उसके बाद मैं चुप हो जाऊंगा। ठीक है, अभी डन, फुल भाई, डन, थैंक यू। क्या जमाना आ गया। ये निडरता मेरे ही सामने है या सभी के सामने ऐसा है? अच्छा,
ऐसा है, देखो ये वाली वीडियो जाने वाली है यूट्यूब पे। तो ऐसा, अरे कट तो मेरे को ही तो करना पड़ेगा ना। मैं फिर 4 घंटे की वीडियो देखो अबे कहाँ कहाँ कट हुआ है। यही तो दिल्ली, इसीलिए तो अभी तक दिल्ली वाली वीडियो पोस्ट नहीं हो पाई है। चलो अच्छा ठीक है, वे मैं नौकरी खा जा तू मेरी। Various taxes have been subsumed in GST to make one nation, one tax, one market for consumers. ठीक है, कई सारे taxes subsume हुए हैं. Out of the following, determine which taxes have been subsumed. कौन इनमें से कौन कौन से हो चुके हैं? क्या customs duty subsume हुई है? नहीं हुई है, customs duty नहीं हुई है, अभी भी लगती है। सीए फाइनल में आपका 20 नंबर का customs duty है, ठीक है। पेपर नंबर 8 indirect taxes एटलीस्ट अभी तो, ये तो subsume नहीं हुआ है। लॉटरी वाला टैक्स क्या subsume हो गया? लॉटरी वाला तो हुआ है ना, क्योंकि लॉटरी तो एक्शनेबल क्लेम में आ गया। एक्शनेबल क्लेम पर जीएसटी लगता है, तो लॉटरी सब्स्यूम हो गया है। एनवायरमेंट टैक्स भी सब्स्यूम नहीं हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। डन। नेक्स्ट, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डैश बाय रेल फ्रॉम चेन्नई टू गुजरात इज एग्जेम्प्ट। देखो, रेल से कौन कौन सी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन एग्जेम्प्ट है? पल्सेस, दालें, ठीक है। मिलिट्री इक्विपमेंट्स, भाई इसको तो सबसे पहले एग्जेम्प्ट करो, ठीक। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, व्हाट नॉनसेंस। ओके, जैगरी गुड़, बताओ बताओ गुड़ का क्या है? गुड़ एग्जेम्प्ट है या नहीं है, जल्दी से बताओ। कितने लोग कह रहे हैं गुड़ एग्जेम्प्ट है? ये मैं मार दूंगा मेरे साथ चीटिंग हुई तो। कितने लोग कहते हैं गुड़ एग्जेम्प्ट नहीं है? गुड़ एग्जेम्प्ट नहीं है, मतलब बाकी सारे कह रहे हैं। गुड़ पहले एग्जेम्प्ट होता था, मई 2023 के लिए अमेंडमेंट आया है कि गुड़ को एग्जेम्पशन से हटा दिया गया है, अभी गुड़ टैक्सेबल है, ठीक है। तो सिर्फ ये मिलिट्री इक्विपमेंट्स और दालें, ठीक है, ये आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज योर आंसर। ठीक है ठीक है ठीक है। जीएसटी इज नॉट पेएबल, जीएसटी नहीं देना पड़ेगा बाय रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज इन द फॉलोइंग केसेस। किन किन केसेस में रेसिपिएंट को जीएसटी नहीं देना पड़ेगा, मतलब इनमें से कौन सी केसेस में रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप टू एबीसी लिमिटेड लोकेटेड इन इंडिया, रिवर्स चार्ज लगेगा। Services supplied by a director who is registered under GST of Galaxy Limited, Mr. Krishna. Oh, हाँ, नहीं लगेगा पक्का? चलो नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पर ये रजिस्टर्ड है, ठीक है, रजिस्टर्ड है। अच्छा आगे देखो, सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट टू एमएनओ लिमिटेड लोकेटेड इन इंडिया, इस पर जीएसटी, इस पर रिवर्स चार्ज लगेगा? इस पर जीएसटी पर रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। गवर्नमेंट जो सर्विसेज देती है बॉडी कॉर्पोरेट्स को, उस पर जीएसटी लगता है रिवर्स चार्ज पे, लेकिन उसके 4 एक्सेप्शंस हैं। उनमें से एक एक्सेप्शन ये है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वाला, ठीक है, तो इस पर रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। रेंटिंग ऑफ रिमूवेबल प्रॉपर्टी है एक ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वाला है, उसके बाद वो एयरक्राफ्ट्स वगैरह वाला भी है ना। तो दो 3-4 एक्सेप्शंस हैं, उनपे जीएसटी रिवर्स चार्ज में नहीं लगता है। तो ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वाला आ गया, इस पर रिवर्स चार्ज पे जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक। सर्विसेज सप्लाइड बाय रिकवरिंग एजेंट टू एसएनएसपी बैंक लोकेटेड इन इंडिया, इस पर जीएसटी, इस पर रिवर्स चार्ज में, इस पर रिवर्स चार्ज लग जाएगा। तो एक तो इस पर रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, और एक इस पर भी रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। 2 एंड 3, तो 2 एंड 3 बोले तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इधर देखो। मिस्टर एक्स अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन सा होता है? जो किसी एक शहर में अपनी, कोई किसी एक स्टेट में अपनी सर्विसेज या गुड्स को सप्लाई कर रहा है, लेकिन उसका परमानेंट प्लेस ऑफ बिजनेस वहां पर नहीं है, ठीक है। इसका एग्जांपल मैंने दिया था, जैसे शिल्प मेले में है ना, तो यहाँ पर भी होता होगा मेला वेला, यहाँ पर तो अलग अलग स्टेट से लोग आते होंगे। हाँ, Mr. X, a casual taxable person, is not involved in making taxable supplies of is not involved in making taxable supplies of notified handicraft goods or predominantly handmade notified products. ये
ये जो नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स वगैरह है, इसकी सप्लाई नहीं कर रहा है. Which of the following statements is true for Mr. X, a casual taxable person? Mr. X is not required to take registration under GST under any circumstances. क्या बेहुदी बात है ये? Mr. X is required to get registration under GST if the aggregate turnover in a financial year exceeds 20 lakhs. No. Mr. X is required to get registration under GST if the aggregate turnover in a financial year exceeds 40 lakhs. No. क्योंकि ये तो casual taxable person है. Mr. X has to compulsorily get registered under GST irrespective of the threshold limit. अगर मान लो यहां पर ये तो ट्रू हो गया, ठीक है, मान लो इसी वाले क्वेश्चन में होता कि ये वो नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स कर रहा होता, तो फिर कितने की लिमिट थी? 20 या 40? 20 लाख की वहां पर लिमिट थी कि 20 लाख तक आप कर सकते हो. द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट granted to non-resident taxable person is valid for dash days from the effective date of registration or period specified in the registration application whichever is earlier. 90, ठीक है. ये जो NRTP और CTP वगैरह होते हैं, इनके में या तो 90 दिन या तो फिर वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में कुछ डेट लिखी हुई होती है कि इतने दिन के लिए बैठा है, या तो वो या तो 90. ठीक, तो यहां पर ये 90 दिन आ गया. नेक्स्ट, which of the following activities shall be treated neither as a supply of goods nor as a supply of services? ठीक है, neither as a supply of goods nor as a supply of services. Number 1, permanent transfer of business assets where input tax credit has been availed on such assets. सर्विस हो या गुड्स हो, क्या फर्क पड़ता है? सप्लाई है ना, सप्लाई है. टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, सप्लाई है. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज्ड, ये ना सप्लाई ऑफ गुड्स है ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, तो एक तो ये हो गया. सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये भी नॉट अ सप्लाई. ठीक है, तो 3 और 4 आपका आंसर हो जाता है. ऑप्शन डी इसमें आपका आंसर आ जाता है. डन. नेक्स्ट, बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कैन बी यूटिलाइज्ड अगेंस्ट पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी या लेट फी. सब तो पता है यार तुम लोगों को, सही लोगो एकदम. तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का जो बैलेंस है वो सिर्फ और सिर्फ आउटपुट टैक्स की लायबिलिटी के लिए ही यूटिलाइज किया जा सकता है. ठीक है, और बाकी चीजों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का बैलेंस यूटिलाइज किया जा सकता है. हाउ इज द एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेटेड फॉर डिटर्मिनिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन? सिंपल है, सब कुछ जोड़ दो, दो चीजों को छोड़कर. चलो ठीक है, अभी क्या चल रहा है आप लोगों के मन में? CGST SGST तो छोड़ना ही छोड़ना है, वो तो कॉमन सेंस है. और इंटरेस्ट वाला है ना, RCM वाला. ठीक है, व्हाट अबाउट इंटरेस्ट? चलो ठीक है, डिस्कस कर. देखो क्या होता है ना, एक तो कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एग्रीगेट टर्नओवर निकालना होता है और एक रजिस्ट्रेशन के लिए एग्रीगेट टर्नओवर निकालना होता है. कॉम्पोजिशन स्कीम वालों में आपको जो भी इंटरेस्ट वगैरह मिलता है उसको आपको एग्जेम्प्ट करना होता है, उसको आपको एक्सक्लूड करना होता है. क्यों एक्सक्लूड करना होता है? क्योंकि सभी लोगों का पैसा तो जमा हो गई ना बैंक में, उस पे इंटरेस्ट तो मिलेगा ही. अगर उसको भी आपने इंक्लूड करना शुरू कर दिया तो कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फॉर कॉम्पोजिशन लेवी, तब तो गड़बड़ हो जाएगी, लोग अपना पैसा कहां रखेंगे. ठीक है, तो कॉम्पोजिशन लेवी के लिए जो एग्रीगेट टर्नओवर आप निकालते हैं उसमें आपको ये इंटरेस्ट और डिस्काउंट वाली चीज को एक्सक्लूड करना होता है. ये है तो वैसे भी एग्जेम्प्ट सर्विस, आप बैंक में अपना पैसा डाल रहे हो, बैंक आपको उस पर इंटरेस्ट दे रहा है, इस इंटरेस्ट पर कोई जीएसटी तो लगनी नहीं है ना, है तो एग्जेम्प्ट सर्विस. एग्रीगेट टर्नओवर का जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो कह रहा है कि सब कुछ इंक्लूड करो, इंक्लूडिंग एग्जेम्प्ट सर्विस, इंटरस्टेट एक्सपोर्ट, सब कुछ इंक्लूड करो. तो इस वजह से ये इंक्लूड होगा. इट्स जस्ट कॉम्पोजिशन लेवी के केस में, कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए फाइंड आउट करने के लिए यू जस्ट डोंट इंक्लूड इट. ठीक है, दो चीजें जो मैं वैसे कह रहा हूं कि आपको एक्सक्लूड करनी होती है, वो बहुत ही कॉमन सेंस वाली चीज है. जब भी आप सामान बेचते हो, ठीक है, तो उस सामान को बेचने के ऊपर वैल्यू पर आप जीएसटी कैलकुलेट करते हो. वो जीएसटी तो आपको सरकार को देना होता है. वो कहां है आपकी टर्नओवर में? कॉमन सेंस, वो तो टर्नओवर का हिस्सा बना ही नहीं. ठीक है, और हम ये जो एग्रीगेट टर्नओवर के बारे में बात कर रहे हैं, टर्नओवर कैसे आता है? जब हम सामान बेचते हैं. ठीक है, अगर हम कहीं से सामान खरीद रहे हैं, उस पर हमें रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना पड़ रहा है,
तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम उसको बेच रहे हैं, वो तो तुम्ही ने तो लॉ बनाया कि नहीं रेसिपिएंट देगा तो रेसिपिएंट दे रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो रेसिपिएंट का टर्नओवर आ गया। तो ये जो दो चीजें एक्सक्लूड करनी है बहुत ही कॉमन सेंस वाली चीज है। सीजीएसटी एसजीएसटी आ ही नहीं सकता, टर्नओवर है ही नहीं। और जो रिवर्स चार्ज वाला है वो तो हमने खरीदा है, वो बेचा थोड़ी है। ठीक है, और ये पैन के बेसिस पर, ऑल इंडिया बेसिस पर आपको करना होगा। एक पैन होगा आपके पास, उस पैन पर जितना भी ऑल इंडिया बेसिस पे आपने जो भी सेल किया है वो कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो अब देखो इधर, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज excluding the value of inward supplies on which tax is payable by person on reverse charge basis and interstate supplies, देखो ये तो गलत हो गया, interstate supplies तो exception में है ही नहीं। Aggregate value of all taxable supplies excluding the value of inward supplies on which tax is payable by a person on reverse charge basis, exempt supplies, export of goods or services and interstate supplies of a person computed for each state separately, ये भी गलत हो गया क्योंकि हमें all India basis पर करना है। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल इंट्रा स्टेट सप्लाईज, ये भी गलत हो गया, सारी इंटर स्टेट इंट्रा स्टेट सब करना। ऑप्शन डी, अब बचा ही वही। इतने कॉन्फिडेंस से हो रहे हैं, बड़े क्यूट है यार तुम लोग। Aggregate value of all taxable supplies, excluding the value of inward supplies on which tax is payable by a person on reverse charge basis, exempt supplies, export of goods or services, and interstate supplies of a person having same PAN, computed on all India basis, and excluding taxes, if any, charged under CGST Act, SGST Act, and IGST Act. Option D आपका आंसर। ठीक, इधर देखो, within how many days a person should apply for registration under GST apart from provisions of voluntary registration? 30 days। ठीक है, तो जिस दिन आपका थ्रेशोल्ड लिमिट 10, 20, 40 क्रॉस कर गया, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना हो। ठीक है, वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन तो आप कभी भी कर सकते हो। अगर वॉलेंटरी नहीं कर रहे हो तो आपकी लाइबिलिटी कब आती है? जिस दिन आपका वो क्रॉस हुआ उस दिन यू बिकम लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड। द डे यू आर लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड, उसके 30 दिन के अंदर अंदर अप्लाई। विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ही बिकम्स लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। आइए नेक्स्ट, Kalim and Associates made an application for cancellation of GST registration in the month of March due to closure of its business. Very sad, very sad. बिजनेस बंद हो गया तो फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन इसने कैंसिलेशन करने की एप्लीकेशन डाली। ठीक है, its application for cancellation of GST registration was approved with effect from 4th of September by the proper officer by passing an order for the same on 14th of September. ऑर्डर कब दिया? 14 सितंबर को दिया। इन द गिवन केस कालिम एंड एसोसिएट्स इज, पता ही नहीं चल रहा पूछ क्या रहा है। ठीक है, रिक्वायर्ड टू फाइल द फाइनल रिटर्न, और अच्छा फाइनल रिटर्न के बारे में बात। तो फाइनल रिटर्न क्या होता है? जिस दिन ऑर्डर आया उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपको फाइल करना होता है। तो रिक्वायर्ड टू फाइल द फाइनल रिटर्न ऑन और बिफोर 4th दिसंबर ना, 4th सितंबर से तो अप्रूव हुआ है। ऑर्डर कब आया? ऑर्डर 14th सितंबर को आया, तो 14th सितंबर से 3 महीना 14th दिसंबर। नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल द फाइनल, कुछ भी रिक्वायर्ड टू फाइल द फाइनल डी, चलो रिक्वायर्ड टू फाइल द फाइनल रिटर्न ऑन और बिफोर 14th of December। आइए, Xylo and Company has 3 branches, जलंधर, अमृतसर, लुधियाना। आई गेस तीनों ही पंजाब है, हाँ लिखा तो है इन द स्टेट ऑफ पंजाब। मैं ये ना, ये नाम हम देख के मैं डर जाता हूँ थोड़ा सा, अभी ज्योग्राफी भी टेस्ट कर लेगा क्या? वो तो आती नहीं। ठीक है, एनीवे, तो Xylo and Company has 3 branches in Jalandhar, Amritsar and Ludhiana in the state of Punjab. Amritsar and Ludhiana branches are engaged in the supply of garments and Jalandhar branch is engaged in the supply of shoes. तो दो जगहों से ये कपड़े बेच रहा है, एक जगह से जूते बेच रहा है। Which of the following options are legal, is or are legally available for registration to Xylo and Company? कौन कौन से options legally available है? आइए देखते हैं। Xylo and Company can obtain single registration for Punjab state, declaring any one of the branches as principal place of business and other 2 branches as additional place of business. कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकता है। Xylo and Company can obtain separate GST registrations for each of the branches, Amritsar, Jalandhar and Ludhiana, ये भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Xylo and Company can obtain one GST registration for shoe business, Jalandhar branch, and another GST registration which is common for garments business, ये भी कर सकता है, उसकी मर्जी है। तो all the options are available, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। ठीक है ना? नेक्स्ट देखो,
What is the validity of registration certificate granted under GST for a normal taxpayer? नॉर्मल टैक्स पेयर, मैं नॉर्मल टैक्स पेयर हूं, मैंने एक बार जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया 2020 में, अब वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कब तक वैलिड है? जब तक ठीक है, तो वैलिड टिल इट्स कैंसल्ड। वही तो, विद इन हाउ मेनी, हाँ 12 ही नंबर का आएगा, तो 12 नंबर बहुत होते हैं, 12 नंबर बहुत होते हैं। क्या बात है, वाह। Within how many days an application for revocation of cancellation of registration can be made, provided no extension to said limit has been granted? रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन क्या होता है? जब आपका ऑर्डर पास किया गया कैंसिलेशन के लिए, जो भी ऑफिसर है उसने कहा कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं कैंसिल, हमने कहा इसे कैसे, बोले अच्छा रुक जाओ वापस ले। रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, ठीक है। रेवोकेशन का ऑर्डर कब तक पास किया जा सकता है? Within how many days can an application for revocation of cancellation of registration can be made, provided no extension to the said time limit has been granted? तो जो मैं कह रहा था अबे ऐसे कैसे, तो ये अबे ऐसे कैसे मैं कब तक बोल सकता हूँ? Within 7 days from the date of service of cancellation of order, या फिर within 15 days from the date of cancellation of order, within 45 days, या within 30 days from the date of service of cancellation of order. तो 30 days, 30 days, 30, ठीक है, 30 days, right? 30 दिन का समय है मेरे पास। मैं 29th पे भी कहता हूं ओ क्या वापस लो, ठीक है। Can a registered person under compensation scheme collect GST on his outward supplies from recipients? 21 का हो गया डी, अब 24 आ गया। अच्छा 25 पे ब्रेक, कौन बोला ये? 25 है ही नहीं, ले लो ब्रेक। So which of the following activities is the supply of services? Transfer of right in goods या undivided share in goods without transfer of title in goods. यूज कर लो, बेचेंगे नहीं, सर्विस है, ठीक। ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, नो नो। Transfer of title in goods under an agreement which stipulates that property shall pass at a future date upon payment of full consideration as agreed. हायर परचेज हो गया ये, BMW, ठीक, मेरी BMW, ठीक। तो आपका सिर्फ हो गया ऑप्शन ए। तो जिस तरह से इन लोगों ने क्वेश्चन नंबर 25 को ओमिट किया है, वैसे हम ब्रेक को भी ओमिट कर सकते हैं बहुत आराम से। धोखा, अच्छा हाँ ऐसा लग रहा है ना मेरे को, कोई बात नहीं, उसके बाद हाँ कॉन्सर्ट, आज रैप शो करूंगा मैं, रात को सोया सुबह उठा और घड़ी में देखा बजे थे 12, ठीक है। पक्की बात, आज मैं इंग्लिश हिंदी सारे रैप सुनाऊंगा, ठीक। मॉकिंग बर्ड भी सुनाऊंगा, हाँ। मराठी मुझे आती नहीं, एक ही लाइन आती है, वो लाइन नहीं सुनाऊंगा, हाँ वो भी सुनाऊंगा। मैं बता रहा हूं ये खत्म हो जाए उसके बाद मैं सिर्फ और सिर्फ एंटरटेन करूंगा, हाँ 6 बजे तक मैं सिर्फ एंटरटेन करूंगा, ठीक है। ये सही है, तुम लोग खत्म मत करने फिर। पी लिमिटेड हैज पी लिमिटेड ओ भाई ऐसा करना पड़ेगा, जैसे वो स्कूल के टीचर्स नहीं कराते तो पीछे बैठ जा, जाकर हाथ ऊपर करके खड़े हो जा। क्यों? हाँ गुड गर्ल, इधर आके बैठो। अच्छा अरे कहाँ जा रहे हैं? ओ क्या बात, वेरी नाइस। P Limited has its registered office under the Companies Act 2013 in the state of Maharashtra, from where it ordinarily carries on its business of taxable goods. यहीं कहीं होगा,
महाराष्ट्र में है, ordinarily carries on its business of taxable goods. It also has a warehouse in the state of Telangana for storing said goods. ठीक है, तेलंगाना से माल यहाँ पर लाकर यहाँ पर बेचा जाता है. What will be the place of business of P Limited under the GST law? पक्का? तो कॉमन सेंस है यार, है ना? कॉमन सेंस वो होती है अगर ये प्रिंसिपल स्टेट ऑफ बिजनेस पूछता. प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस तो पूछा नहीं है, तो दोनों ही प्लेसेस से बिजनेस कर रहा है, तो दोनों हो जाएंगे. तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी. ओ ओ, अगर ये बोलता है व्हाट इज द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, तब आप महाराष्ट्र कर सकते हैं. ठीक है. ओ, एन एग्जेम्प्ट सप्लाई इंक्लूड्स. और तू यहां पर आगे तू लड़कियों से बात करने लग गया, उधर तू लड़कों से बात कर रहा था. An exempt supply includes supply of goods or services or both which attracts nil rate of tax. Yes, exempt supply में तीनों चीजें आती हैं, nil वाली भी आती है, जीरो वो भी आती है, और exempt जो होती है नोटिफिकेशन से वो भी आती है. नॉन टैक्सेबल सप्लाईज, यस, ये भी exempt है. हाँ, ये आ गया. Supply of goods or services or both which are wholly exempt from tax under section 11 of the CGST Act. तीनों ही आ गए. तो ऑप्शन डी इज योर आंसर. ठीक है, आओ नेक्स्ट. Which of the following services are exempt from GST? Services by an artist by way of a performance in classical art forms of painting, sculpture, making, etc., with consideration thereof not exceeding 1.5 lakhs. ठीक है. ये services by artist by way of performance in modern art form of music, consideration not exceeding it. ठीक. सर्विसेज बाय एन आर्टिस्ट बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन फोक और क्लासिकल. देखो स्कल्पचर मेकिंग यहां पर आ गया ना, तो ये भी नहीं होगा. सर्विस बाय एन आर्टिस्ट बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक, डांस, थिएटर विद कंसीडरेशन देयरऑफ एक्सीडिंग 1.5 लाख. बताओ, 1.5 लाख से ज्यादा पैसा ले. सर्विसेज बाय एन आर्टिस्ट बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक, डांस, थिएटर विद कंसीडरेशन देयरऑफ नॉट. ठीक है. Services by way of admission to dash is not exempt from GST. म्यूजियम में exempt है, म्यूजियम में exempt है. नेशनल पार्क में exempt है, exempt है. टाइगर रिजर्व exempt है क्या? टाइगर रिजर्व exempt है ना. रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग इवेंट में दी एडमिशन टिकट्स कॉस्ट 600 रुपीस पर पर्सन, तो ये exempt नहीं है. 500 के ऊपर का टिकट है तो exempt नहीं है. नेक्स्ट 30. Discount given after the supply has been effected is deducted from the value of taxable supply if, मतलब सप्लाई के बाद अगर आपने डिस्काउंट दिया है तो उसका रिडक्शन आपको मिल सकता है अगर such discount is given as per the agreement entered into at or before the time of such supply. Yes. Such discount is linked to the relevant invoices. Yes. Proportionate ITC is reversed by the recipient of the supply. Yes. मैं कहीं से अगर सामान खरीदता हूं तो उस पर जो भी मैं जीएसटी पे करता हूं उसी का तो आईटीसी लेता हूं मैं. मैंने सपोज 500 रुपए का सामान खरीदा, 500 रुपए का आईटीसी ले लिया मैंने, जो भी 500 रुपए पर जीएसटी पड़ा था उसका आईटीसी ले लिया. अब वो कह रहे हैं सुनो 500 का नहीं सामान है, 300 का सामान है, तो मैं तो एक्स्ट्रा 200 पर आईटीसी ले चुका हूं ना, मेरे को उसे रिवर्स करना पड़ेगा ना. तो ये भी आएगा ना. प्रोपोर्शनेट input tax credit has been reversed by the recipient of supply. ठीक है, आईटीसी रिवर्स कर दिया रेसिपिएंट, तो डी. अबे ठीक है. आइए नेक्स्ट 32. 31 गायब है. Which of the following statements are correct? Revocation of cancellation of registration under SGST at UTGST shall be deemed to be a revocation of cancellation of registration under CGST. True. ठीक है. CGST और SGST अलग अलग टैक्सेस थोड़ी हैं, एक ही टैक्स के अलग अलग नाम है. तो अगर
एसजीएसटी का रेवोकेशन हुआ कैंसिलेशन का, तो मतलब ये ऑब्वियस है सीजीएसटी का भी हो जाएगा, ये करेक्ट है। Cancellation of registration under CGST, SGST shall be deemed to be a cancellation of registration under CGST. ये भी सही है, अगर SGST को कैंसिल किया तो ऑब्वियस है सीजीएसटी भी कैंसिल हो रहा है, ये भी सही है। पहला वाला रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन है, दूसरा वाला कैंसिलेशन है। दूसरे वाले में उसने कहा तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल, हमने कहा अबे ए, तो जो अबे ए है वो ए है और जो कैंसिलेशन है वो बी है, ठीक है, मतलब 2 है, राइट। रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर एसजीएसटी, ये यूट्यूब पर जा रहे हैं, ये लोग सोचेंगे मुंबई वाले कैसे हैं। Revocation of cancellation of registration under SGST Act shall not be deemed to be revocable. Cancellation of registration shall not be. Option A is your answer. आइए नेक्स्ट सवाल। If the goods are received in lots या installment, कौन कह रहा है लास्ट? ये तो चेंज कर दिया देख तूने। चलो ठीक है, देखते हैं। अगर गुड्स लॉट्स में या इंस्टॉलमेंट्स में रिसीव होते हैं तो उन गुड्स को परचेज करने पर जो भी आईटीसी है वो आप तभी क्लेम कर सकते हो अगर आपको आखिरी लॉट मिल चुका हो, ठीक है। ये तो सेक्शन 16 की कंडीशन थी ना। वेरी गुड, ये बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर तिशा देसाई, ठीक है। तो आईटीसी कैन बी अवेल्ड ऑन रिसीट ऑफ लास्ट लॉट, ऑप्शन बी इज योर आंसर, राइट। 33 भी हो गया, 34 देखो, 33 हो गया ना, हाँ 34। For banking companies using inputs and input services partly for taxable supplies and partly for exempt supplies. कुछ बैंकिंग कंपनीज हैं जो खरीदती हैं, जो सामान वो खरीदती हैं उनमें किसी किसी में तो वो है टैक्सेबल है, किसी किसी में एग्जेम्प्ट है। Which of the following statements is true? ITC shall be compulsorily restricted to credit attributable to taxable supplies including zero rated supplies. क्या ये ट्रू है? भार्गवी को समझ ही नहीं आया कि क्या हो गया ये यहां पर इस वाली लाइन का मतलब है कि आप आईटीसी उन्हीं सर्विसेज का या गुड्स का ले सकते हो जो टैक्सेबल है, ठीक है। तो ये बात तो सही है। 50% of eligible ITC on inputs, capital goods and input services shall be mandatorily taken in a month and the rest shall lapse. तो ये बैंकिंग वालों के लिए भी ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि ये मैंने बताया था बैंकिंग वाले बहुत सारे ट्रांजैक्शंस में एंटर करते हैं, तो इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि कौन सा वाला आईटीसी टैक्सेबल गुड्स के लिए कौन सा वाला नहीं है। तो फिर इसमें क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि आपका जो भी एलिजिबल आईटीसी है, एलिजिबल, टोटल आईटीसी नहीं, एलिजिबल आईटीसी का 50% आप ले लो, बाकी आपका लैप्स हो जाएगा। लेकिन ये बैंकिंग के ऊपर है, तो बैंकिंग कंपनी कैन चूज टू एक्सरसाइज आइदर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाए, ठीक है, क्योंकि बैंकिंग कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है उसको क्या करना है, ए करना है बी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। A supplier takes deduction of depreciation on the GST component of the cost of capital goods as per Income Tax Act 1961. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि, क्योंकि तुम लोगों को तो पता है, तो मैं YouTube पे बता देता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि हमने सामान खरीदा, कोई भी मशीन खरीदी, उस मशीन पर हमने जीएसटी वगैरह पे किया, हमने उसका आईटीसी नहीं लिया और हमने उसी को कॉस्ट में मानकर उस पूरे कंपोनेंट के ऊपर भी डेप्रिसिएशन ले लिया। तो अगर हम जीएसटी वाले कंपोनेंट पर डेप्रिसिएशन ले रहे हैं तो क्या जीएसटी का क्रेडिट मिल पाएगा? मुझे नहीं आता। A supplier takes deduction of components, so he cannot avail ITC on the said tax component, ठीक है। Warehousing services of dash is exempt from GST. Wheat का warehousing exempt है, गेहूं exempt है, सेब, फ्रूट्स exempt है, दालें exempt है, exempt है, आलू exempt है, तो चारों का exempt हो गया, तो ऑप्शन इज योर आंसर, ठीक। इधर देखो, which of the following services received in the course or furtherance of business without consideration amounts to supply?
ओके, इन द कोर्स ऑफ फर्दरनेस ऑफ बिजनेस है, पर कंसिडरेशन नहीं। ठीक है, तो पैरा 1 नहीं, सॉरी, शेड्यूल 1 के 4 पैरास, ठीक है, कि बिजनेस के लिए है लेकिन कंसिडरेशन नहीं। आओ देखो, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय ए पर्सन इन इंडिया फ्रॉम हिज सन वेल सेटल्ड इन यूएसए। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज से लेकर दो चीजें थी। एक तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज अगर आपने किया है और कंसिडरेशन पे की है, तो पर्सनल पर्पस के लिए हो चाहे बिजनेस पर्पस के लिए हो, सप्लाई माना जाएगा। अगर आपने उसको इंपोर्ट किया पर कंसिडरेशन नहीं दिया, तो सप्लाई तभी माना जाएगा अगर दो कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। एक तो रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पर्सन से होगा, और दूसरा इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, बिना कंसिडरेशन के तो यही दो केसेस होंगे, एक तो रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन से होना चाहिए, और दूसरा इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में फैमिली आ जाती है, मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। ठीक है, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय ए पर्सन इन इंडिया फ्रॉम हिज सन, सन तो बेटा हो गया, फैमिली में आ गया, वेल सेटल्ड इन यूएसए, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, फैमिली है, यानी रिलेटेड पर्सन से मंगाया है, क्या ये सप्लाई है? ये सप्लाई है। ठीक, नेक्स्ट, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय ए पर्सन इन इंडिया फ्रॉम हिज ब्रदर वेल सेटल्ड इन जर्मनी। ब्रदर फैमिली में होता है। अब आओ बात सुनो, स्पाउस और चिल्ड्रन तो हमेशा फैमिली है, लेकिन ये जो ब्रदर्स, सिस्टर्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ये सब है, ये तभी होंगे, फैमिली माने जाएंगे जब ये होली या मेनली डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, तो यहां पर ब्रदर के बारे में लिखा तो है नहीं कि ये होली या मेनली डिपेंडेंट है, तो ये फैमिली नहीं है। तो क्या ये रिलेटेड पर्सन से मंगाया गया है? नहीं, तो क्या ये सप्लाई हो जाएगा? नहीं। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय ए पर्सन इन इंडिया फ्रॉम हिज ब्रदर होली डिपेंडेंट ऑन सच पर्सन इन फ्रांस, ये हो जाएगा। Import of services by a person in India from his daughter wholly dependent on such person in India in Russia, ये भी हो जाएगा। तो 134 मतलब ऑप्शन ए इज योर आंसर। डन। 38, which of the following persons engaged in making intra-state supplies from Uttar Pradesh as prescribed below is not eligible for composition levy under subsections 1 and 2 of the CGST Act 2017, even though their aggregate turnover does not exceed 1.5 crore rupees in the preceding financial year? देखो, 10(1), 10(2) और 10(2)(a) ये तीन सेक्शंस है। 10(1), 10(2) और 10(2)(a) ये तीन सेक्शंस है। 10(1) और 10(2) गुड्स के बारे में बात करता है, और 10(2)(a) जो है वो सर्विसेज के बारे में बात करता है। ठीक है, 10(1) और 10(2) गुड्स के बारे में बात करेंगे, 10(2)(a) सर्विसेज के बारे में बात करेगा। 10(1) और 10(2) में तीन टाइप के लोग कॉम्पोजिशन लेवी में ऑप्ट कर सकते हैं। कौन से? ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स और रेस्टोरेंट सर्विस वाले। मैन्युफैक्चरर्स में कुछ एग्जेम्पशंस हैं, पान मसाला, तंबाकू, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है वो। ठीक है, तो अब देखो यहां पर पूछा गया है, अच्छा 10(2)(a) की बात नहीं हो रही, 10(2)(a) इज कंप्लीटली फॉर सर्विसेज। यहां पर 10(1) और 10(2) के बारे में बात हो रही है जो कि गुड्स के लिए, या तो ट्रेडर मैन्युफैक्चर या फिर रेस्टोरेंट सर्विस। ठीक है, इसमें एक चीज और थी बाय द वे कि अगर आपके टोटल टर्नओवर का 10% या 5 लाख रुपए, नहीं 10% या 10 लाख रुपए, 5% या 10 लाख रुपए, 10% एंड 5 लाख, पहले सही बोला था है ना, बाद में गलत बोल दिया। ठीक है, 10% ऑफ द टोटल टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर, या फिर 5 लाख रुपीस, विच एवर इज हायर। अगर इतना आप कर ले रहे हो सर्विसेज में तो चलेगा, थोड़ा बहुत सर्विसेज करना चलेगा। ठीक है, एनीवे इधर तो अब यहां पर पूछा हुआ है कि इनमें से कौन से लोग ऐसे हैं जो 10(1) और 10(2) में कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट नहीं कर सकते। ऑप्शन ए, अ पर्सन सप्लाइंग रेस्टोरेंट सर्विसेज, ये तो कर सकता है। अ पर्सन सप्लाइंग रेस्टोरेंट सर्विसेज एंड अर्निंग बैंक इंटरेस्ट, ये भी कर सकता है। ठीक, अ पर्सन ट्रेडिंग इन आइसक्रीम, नहीं पक्का, कितने लोग कहते हैं नहीं? हाँ, ये तो कर सकता है ना, मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम के लिए है, ये ट्रेडर है, दुकान खोले हैं, बाडी लाल का ठेला लगाए हैं, बताओ कॉम्पोजिशन नहीं है, हमको कहो कि हम जीएसटी दें है? अभी नीचे ये क्लासरूम के नीचे आइसक्रीम का ठेला लगाने वाला जीएसटी लेगा? कितनी गलत बात है ये। ट्रेडर ऑफ आइसक्रीम, ठीक है, ट्रेडर ऑफ आइसक्रीम चलेगा बिल्कुल, कॉम्पोजिशन लेवी दे सकता है।
पर्सन सप्लाइंग सर्विस ऑफ रिपेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। ये रिपेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स क्या, ये सर्विस है या गुड्स है? सर्विस है, पक्का रिपेयर कर रहा है, लेकिन क्या ये रेस्टोरेंट सर्विस है? तो फिर अगर कोई बंदा होली इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के रिपेयर वाली सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वो 10(1) 10(2) में कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ऑप्ट कर सकता, उसको 10(2)A में कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करनी होगी। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 38 का ऑप्शन हो जाएगा, 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 39, द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इज। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कब होगा? Date on which payment is entered in the books of accounts of the recipient. Date immediately following 60 days from the date of issue of invoice. Date on which the payment is debited in the bank account. Yeah, either earlier of ABC. Earlier of ABC. ठीक है, इट्स या तो डेट ऑफ पेमेंट या तो 60 डेज, विच एवर इज अर्लियर। डेट ऑफ पेमेंट क्या हो जाएगा? एंट्री या डेबिट। ठीक, नेक्स्ट, which of the following services does not fall under reverse charge provisions as contained under section 9(3) of the CGST Act? reverse charge किस पर नहीं लगेगा? Services applied by arbitral tribunal to business entity located in Ladakh. arbitral tribunal पे तो लगता है reverse charge. Sponsorship services provided to a partnership firm located in Jammu and Kashmir. Sponsorship services पर भी लगता है. Sponsorship services provided by body corporate located in Kerala. Again sponsorship service है, लगेगा. Service of renting of motor vehicle for passengers provided to a recipient other than a body corporate. इस पर रिवर्स चार्ज, इस पर तो इस पर रिवर्स चार्ज लग जाएगा, इस पर रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, इस पर रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। बाकी तीनों पर रिवर्स चार्ज लग जाएगा, इस पर रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। जो मोटर व्हीकल्स वाला होता है, सुनो, जो मोटर व्हीकल, अरे वो पागल है, छोड़। जो मोटर व्हीकल्स वाला होता है, जो अपनी बात से अग्री ना करे पागल है, छोड़ उसको। ठीक है, तो मोटर व्हीकल्स वाले केस में क्या होता है, 5% से लगेगा तो 12% से लगेगा। अगर 12% वाला लिया तब तो ऑलवेज फॉरवर्ड चार्ज। अगर 5% पे लगेगा तो रिवर्स चार्ज लगेगा, तब लगेगा रिवर्स चार्ज अगर आपने सप्लाई दी है बॉडी कॉर्पोरेट को। अगर आपने अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट को दी है तो फिर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, ओके, तो यहां पर रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगी। आगे देखो, which of the following services are exempt from GST? Admission to a circus where entry ticket costs 550 rupees, ये तो exempt नहीं है, taxable है क्योंकि 500 से ऊपर का टिकट है। इंटरेस्ट चार्ज ऑन आउटस्टैंडिंग क्रेडिट कार्ड बैलेंसेस, इस पर भी जीएसटी लगेगा क्योंकि क्रेडिट कार्ड पे अगर इंटरेस्ट लगता है तो फिर जीएसटी लगेगा। सर्विसेज बाय एन ऑर्गेनाइजर टू एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ बिजनेस एग्जीबिशन हेल्ड इन इंडिया, इस पर भी नहीं लगेगा। सर्विसेज बाय, अबे जब 3 एलिमिनेट हो गए तो ऑब्वियसली नहीं होगा, चिल्लाने की क्या जरूरत है इसमें। सर्विसेज बाय ए फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया, दिस इज एन अमेंडमेंट, ये एक नई एग्जेम्पशन सर्विस इंक्लूड की गई है मई 23 के लिए। ठीक है जी, तो ऑप्शन डी आंसर है। ऑलमोस्ट आधे हो चुके हैं, ब्रेक लेना, खत्म करें, ठीक है, चलो। गूगली मत डालो मतलब, चलो आ जाओ इधर देखो, आईटीसी ऑफ मोटर व्हीकल्स, आईटीसी ऑफ मोटर व्हीकल्स, गाड़ी खरीदने पर जो भी आप जीएसटी पे करते हो उसका आईटीसी, यूज फॉर मेकिंग डैश इज अलाउड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ठीक, मिल जाएगा, गाड़ी खरीदी गुड्स के ट्रांसपोर्ट के लिए, बिना गाड़ी के कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे, मिल जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा। टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, मिल जाएगा, लोगों को कैसे पढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे। टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग, ये भी मिल जाएगा। तीनों डी 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 डी। इधर देखो, a non-resident taxable person is required to apply for registration. Non-resident NRTP, NRTP को registration के लिए कब अप्लाई करना पड़ेगा? 5 days prior, ठीक है, 5 days prior, तो at least 5 days prior of commencement of business। हाँ पानी पी लेता हूँ, अभी पीता हूँ।
registration certificate granted to a casual taxable person or non-resident taxable person will be valid for, अभी थोड़ी देर पहले तो आया था इस टाइप का, period specified या फिर 90 days whichever is earlier. तो option C is your answer. In case of taxable supply of services by a non-banking financial company to other than a distinct person, invoice shall be issued within a period of dash from the date of supply of service. 45 days, simple. Banking services को 45 days में करना होता है. Where the goods being sent or taken on approval for sale or return are removed before the supply takes place, invoice shall be issued. या तो सप्लाई हो गई तो जिस दिन सप्लाई हुई उस दिन इश्यू कर दो, या फिर रिमूवल के 6 महीने बाद, जैसे 6 महीने खत्म हो उसके अगले दिन इश्यू कर दो. ठीक, तो बिफोर या एट द टाइम ऑफ सप्लाई या फिर 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल अर्लियर ऑफ ए और बी. शी, अभी ठीक है. Invoice shall be prepared in dash in case of taxable supply of goods and in dash in case of taxable supply of services. गुड्स के केस में ट्रिप्लिकेट में इनवॉइस इशू की जाती है, एक सेलर के लिए, एक ट्रांसपोर्टर के लिए, एक रिसीवर के लिए, और सर्विसेज के केस में डुप्लीकेट में इशू की जाती है, एक सर्विस सप्लायर के लिए और दूसरा रेसिपिएंट के लिए. इसमें कोई ट्रांसपोर्टर होता ही नहीं, हम डायरेक्टली सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं यहां पर. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49. Which of the following shall be discharged first while discharging liability of a taxable person? पहले किसको आप डिस्चार्ज करोगे? All dues related to previous tax period, यही हो जाएगा. All dues related to current tax period, ये भी बाद में आएगा. डिमांड और ये सब बाद में आएगा. The due date of filing final return is, अभी ये भी थोड़ी देर पहले क्या था ना, 4 सितंबर 14 सितंबर वाला क्वेश्चन, तो उसमें क्या था, जिस दिन ऑर्डर आ गया उसके 3 महीने के अंदर अंदर, तो विद इन 3 months ऑफ द डेट ऑफ कैंसिलेशन और डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन व्हिचएवर इज लेटर. ठीक है, तो उस वाले क्वेश्चन में भी 4 सितंबर को कैंसिलेशन इफेक्टिव हो गया था और 14 सितंबर को ऑर्डर आया था, तो लेटर कौन सा हुआ था? 14 सितंबर लेटर हुआ, राइट? तभी 14 सितंबर से 3 महीने हमने काउंट किए. तो ऑप्शन सी इज योर आंसर. नेक्स्ट, which of the following statements is true under GST law? Grandparents are never considered as related persons to their grandson granddaughter. See, गंदी बात कर रहा है यार. Grandparents are always considered as related persons to their grandson. ये भी false हो गया, wholly dependent होंगे तभी. Grandparents are considered as related persons to their grandson या granddaughter only if they are wholly dependent on their grandson या granddaughter. See, हाँ, बस अब मतलब 50-50 तो चल ही रहा है यहाँ ना. एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं है सी या डी में से आंख बंद कर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो. हाँ, अच्छा, तो ये भी ठीक है. दारू is subject to state excise duty, central sales tax या value added tax, both A and B, both. जब बनेगी तो फिर एक्साइज ड्यूटी लग जाएगी, बिकेगी तो वैट लग जाएगा. ठीक. इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल नॉट बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स. अबे ये आया नहीं था पहले, कुछ इसी टाइप का था, एग्जैक्टली ऐसा नहीं था. Input tax credit shall not be available in respect of goods used for personal consumption. True. Membership of a club provided by the employer to its employees as per company's internal policy. इससे तुम्हारा इस पर भी ITC नहीं मिल पाएगा. ठीक है, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन होती तो फिर मिल जाता. Travel benefits extended to employees on vacation such as leave or home travel concession as per company's internal policy. इन तीनों में से किसी पर भी ITC नहीं मिलेगा. Option D is your answer. Very good. Which of the following is not considered as goods under CGST Act? इनमें से गुड्स कौन सी चीज नहीं मानी जाएगी? बताइए. 10 पैसा कॉइन हैविंग सेल वैल्यू ऑफ 100 रुपीज. मनी नहीं आता. एक मिनट, कितने लोग कहते हैं कि ये गुड्स नहीं है, ये गुड्स नहीं है? ठीक है, 10 पैसा कॉइन क्या कोई आया क्या? अच्छा, 10 पैसा कॉइन गुड्स नहीं है. हाँ, क्योंकि मनी है
है ना, क्योंकि गुड्स में मनी और सिक्योरिटीज को एक्सक्लूड किया हुआ है, तो कायदे से तो ये नहीं होना चाहिए। ये इसलिए होगा, ये गुड्स इसलिए होगा क्योंकि इसकी सेल वैल्यू 100 रुपए की है। ठीक है, तो ये एक एंटीक आइटम हो गया, 10 पैसे का सिक्का जो कि 100 रुपए में बिकेगा। आपको कोई फ्री में नहीं देगा 10 पैसे का सिक्का ना। ठीक है, तो 10 पैसे का सिक्का जिसकी सेल वैल्यू 100 रुपए है, तो आज आप उसको बेचोगे तो इसकी है तो सेल वैल्यू तो आ गई। ठीक है, 100 रुपए जो आप लोगों के पास है दैट इज नॉट गुड्स, वो मनी है, क्योंकि उसके लिए आपको कोई 200 रुपए नहीं देगा, 100 रुपए के लिए 100 ही रुपए देगा। अच्छा, हाँ जी, हाँ वेरी गुड। 10 पैसा कॉइन हैविंग सेल वैल्यू, कैसे इशिका, कैसे झेलती हो तुम उसको? सॉरी सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज गुड्स, तो देखो ये तो गुड्स मान लिया जाएगा, तो ये तो एलिमिनेटेड है। शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, ये तो गुड्स नहीं होगा क्योंकि स्पेसिफिकली शेयर्स ऑफ मनी और सिक्योरिटीज एक्सक्लूडेड है, ये गुड्स नहीं होगा। लॉटरी टिकट्स, ये गुड्स है या नहीं है? कितने लोग कहते हैं कि ये गुड्स नहीं है? कितने लोग कहते हैं ये गुड्स है? तू क्या बोल रहा है या नहीं है? दोनों पे हाथ नीचे कर रहा है। ये गुड्स होगा। क्यों गुड्स होगा? क्योंकि गुड्स की डेफिनेशन में एक्शनेबल क्लेम्स इंक्लूडेड है। अच्छा, सारे के सारे एक्शनेबल क्लेम्स पर जीएसटी नहीं लगता है, एक्सेप्ट फॉर 3, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये लॉटरी टिकट्स आपका गुड्स नहीं है। ठीक है, नहीं मतलब है, लॉटरी टिकट गुड्स है, तो हमसे तो पूछा ना विच इज नॉट कंसिडर्ड एज गुड्स, तो नॉट कंसिडर्ड में सिर्फ ये शेयर ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज आ गया, ऑप्शन बी आपका आंसर। ठीक है, आइए सर अगले प्रश्न पर चलते हैं। श्री राम, a jeweler registered under GST in Mumbai wants to sell his jewelry in a trade expo in Delhi. मुंबई में रजिस्टर्ड है, यहां पर जीएसटी में, दिल्ली में एक मेला लगा हुआ है, उस मेले में ये अपना सामान बेचना चाहता है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो गया। Which of the following statements is false in his case? False. He needs to get registration in Delhi as casual taxable person. तो true है. He needs to pay advance tax on his estimated tax liability. वो true है. He needs to mandatorily have a place of business in Delhi. क्या बेहूदी बात है ये false हो जाएगा. He needs to file GSTR1 IFF. IFF बोले तो invoice furnishing facility and GSTR3 for Delhi GST. हाँ हाँ ठीक. तो ऑप्शन सी इज योर आंसर। 57th, भाई साहब देख रहे हो स्पीड, 57। हाँ, तू भी तो चुप ही नहीं हो रहा है। चलो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड एज एग्जेम्प्ट सप्लाई अंडर सीजीएसटी एक्ट? सेल ऑफ दारू एग्जेम्प्ट है, क्योंकि एग्जेम्प्ट में नॉन टैक्सेबल भी आ जाता है, कायदे से तो ये नॉन टैक्सेबल है, एग्जेम्प्ट के अंदर नॉन टैक्सेबल आ जाता है, तो दिस इज एग्जेम्प्ट। सप्लाई ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज बाय अ हॉस्पिटल एग्जेम्प्ट है। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय एन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन यूटिलिटी, ये भी एग्जेम्प्ट है। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो तीनों के तीनों एग्जाम्प्ट है। इसमें 1, 2 और 3 पे जब बात हो रही थी तब तो किसी ने इतनी कॉन्फिडेंटली नहीं बोला, जब मैंने बता दिया कि तीनों एग्जाम्प्ट डी। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन फॉर द पर्पस ऑफ एग्जेम्पशन फॉर हेल्थ केयर सर्विसेज? एलोपैथी तो है ही, यूनानी भी है, सिद्धा भी है। थैंक यू। Which of the following services is exempt under healthcare services provided by clinical establishments? तो जो क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह हो गए, वो कौन सी हेल्थ केयर सर्विसेज देंगे जिस पर जीएसटी नहीं लगेगा? केमिस्ट शॉप इन द हॉस्पिटल सेलिंग मेडिसिन टू पब्लिक एट लार्ज, जीएसटी लगेगा, इस पर जीएसटी लगेगा। ठीक है, हमसे एग्जाम पूछा हुआ है, दिस नॉट एग्जाम।
Food supplied by canteen run by the hospital to inpatients as per diet prescribed by hospital's dietitian, ये exempt है. Food supplied by the food supplied to the visitors or attendants of the patients in hospital canteen, not exempt. Advertisement services provided by the hospital to a pharmaceutical company for their asthma pump by displaying it prominently in the hospital building. आओ देखो. In case of supply of goods for 5 lakh rupees, following information is provided. Supply of goods 5 लाख रुपया का माल बेचा और following information provided. Advance received on 1st April, invoice issued on 15th April, goods removed on 25th April. Time of supply क्या होगी? 1st April. कौन कौन कह रहा है 1st April? 1st April और कौन? 1st April और कौन? अबे सही है, हाथ तो उठा लो. 1st April, हाथ तो उठा लो. हाथ नहीं उठाएंगे. चलो कौन कौन कह रहे हैं 15th April? कौन कौन कह रहा है 25th April? अमृता तुम्हें कुछ नहीं है. ठीक है बैठे यार, खत्म करो यार. गुड्स के केस में एडवांसेस को कंप्लीटली इग्नोर करो. ठीक है. गुड्स के केस में 1000 हो चाहे कुछ भी हो, पहले लॉ में लिखा हुआ था 1000 रुपए तक के एडवांसेस, बाद में नोटिफिकेशन ने कह दिया सारे एडवांसेस. वेरी गुड. तो सभी एडवांसेस पर जीएसटी नहीं लगेगा, सप्लाई नहीं होगा. ठीक है. अब क्या हुआ, यहां पर गुड्स आर रिमूव्ड है ना, गुड्स रिमूव्ड हो रहे हैं. तो गुड्स रिमूव्ड होने के लिए व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर इश्यू ऑफ इनवॉइस? Before or at the time of removal. And what is the time of supply? If the invoice is issued timely, then is invoice or removal whichever is then तो date of invoice, otherwise date of removal. अगर इनवॉइस आपकी टाइमली इशू हो चुकी है तब तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? इनवॉइस वाली डेट, अदरवाइज रिमूवल वाली डेट. एडवांस से आपको कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है. यही मान लो सप्लाई ऑफ सर्विस होता तो एडवांस वाला आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाता. तो यहां पर इनवॉइस आपकी 15 अप्रैल को इशू की गई है, तो इनवॉइस जो है टाइमली इशू हुई है, बिफोर द टाइम ऑफ रिमूवल हो गई है, तो 15 अप्रैल विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई. डन. Sham Limited, located in Mumbai, is receiving legal services from a lawyer, Mr. Gyan, registered under GST. ठीक है. अब ये लॉयर जो है ये जीएसटी में रजिस्टर्ड है. आगे देखो, aggregate turnover of Sham Limited in the preceding financial year is 42 लाख रुपीस. ठीक है. तो मतलब श्याम लिमिटेड भी रजिस्टर्ड होगा, बिल्कुल रजिस्टर्ड होगा, 40 लाख से ऊपर. इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डेट ऑफ पेमेंट, इनवॉइस एटसेट्रा इज गिवन बिलो. वाह क्या बात है. इनवॉइस इशूड बाय मिस्टर ज्ञान ऑन 15th April. पेमेंट डेबिटेड इन द बैंक अकाउंट ऑफ श्याम 5th May. डेट ऑफ पेमेंट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ श्याम इज 1st May. पहले मेरे को डेट ऑफ पेमेंट वाला एकदम क्लियर कर दो, 5th होगा या 1st May होगा? 1st May ना. डेट ऑफ पेमेंट आपकी क्या होती है? डेट ऑफ डेबिट या डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स व्हिचएवर इज अर्लियर. तो यहां पर 1st May हो जाएगी आपकी डेट ऑफ पेमेंट. अब मेरे को एक बात बताओ कि यहां पर टाइम ऑफ सप्लाई कैसे आएगा? कितने लोग कह रहे हैं टाइम ऑफ सप्लाई होगा 15th April? 15th April. बाकी सब लोग 1st May. बाकी सब लोग 1st May. ठीक है. चलो अब मैं आपको बता देता हूं सर्विसेज के केस में. हाँ वेरी नाइस, वेरी गुड. सर्विसेज के केस में इनवॉइस कब इश्यू हो जानी चाहिए? जिस दिन सर्विस प्रोवाइड की, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस के 30 दिन के अंदर अंदर. ठीक है. ये तो टाइम लिमिट फॉर इश्यू ऑफ इनवॉइस है, राइट. अब टाइम ऑफ सप्लाई कैसे आता है? तो इसमें तीन चीजें होती हैं. तीन चीजें होती हैं. अगर इनवॉइस टाइमली इश्यू हो गई, मतलब डेट ऑफ प्रोविजन के 30 दिन के अंदर अंदर हो गई, तो इनवॉइस और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर. अगर इनवॉइस टाइमली इश्यू नहीं हुई तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस या डेट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर. और एक तीसरा केस है जिसको हमेशा इग्नोर किया जाता है. वो कहता है कि अगर मान लो इन दोनों तरीकों से नहीं निकल पा रही है टाइम ऑफ सप्लाई, तो डेट ऑफ पेमेंट. ठीक है. अब मेरे को एक बात बताओ, यहां पर डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस तो पता ही नहीं हमें.
अगर डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस नहीं पता तो हमें यह पता चल ही नहीं सकता कि इनवॉइस टाइमली इशू हुई है या नहीं हुई। और अगर इनवॉइस टाइमली इशू हुई है तब ए, अगर नहीं हुई तो बी, हमें पता ही नहीं इनवॉइस टाइमली इशू हुई है या नहीं तो सी। सी क्या है? डेट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ पेमेंट मतलब फर्स्ट मे, ऑप्शन ए। गेटिंग इट? वेरी नाइस। ओके, 62. Which of the following is not eligible for opting composition scheme under subsections 1, 2 of section 10? Again, ठीक है, गुड्स वाली चीज है। अब इसमें कौन कॉम्पोजिशन स्कीम अवेल नहीं कर सकता? देखो, मेसर्स एबीसी, अ फर्म सेलिंग गारमेंट्स solely in Ahmedabad, having aggregate turnover of 78 lakh rupees in the preceding financial year. तो ये 75 लाख में तो आएगा नहीं, हमने आज ही अभी रिवाइज किया, उसको याद भी किया। तो ए में क्या था? अरुणाचल प्रदेश था। तो ये कॉम्पोजिशन लेवी ले सकता है 10(1) 10(2) में, ठीक है, क्योंकि ये सेलिंग गारमेंट्स कर रहा है, गुड्स बेच रहा है। खुल के बेच भाई तू, ठीक, मतलब ये क्रॉस कर देता। A startup company exclusively operating a restaurant in Delhi having aggregate turnover of 98 lakhs in the preceding financial year, ये भी कर सकता है, ठीक है। रेस्टोरेंट सर्विस 10(1) 10(2) में अलाउड है, 1.5 करोड़ की लिमिट है, ये भी कर सकता है। A courier service company operating solely in Mumbai having aggregate turnover of 90 lakhs in the preceding financial year, तो ये कर सकता है 10(1) 10(2) में या नहीं? हाँ, ये 10(2) में कर सकता है, उसमें भी नहीं कर सकता क्योंकि 50 लाख की लिमिट है उसमें, ठीक है। 10(2) में भी 50 लाख की लिमिट है, तो ये तो है ही नहीं इस लायक की कॉम्पोजिशन में। अ ट्रेडर सेलिंग ग्रोसरी आइटम सोली इन ओडिशा, हाँ हाँ भाई, तो बिल्कुल आधा बेच ग्रोसरी, आधा खा। मेरा बड़ा मन है यार एक ग्रोसरी शॉप हो मेरी, जिसमें मैं आधा बेचूं, चिप्स चाय, है ना। काफी सारे टाइम आउट ऑफ स्टॉक ही होंगी चीजें। इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 63. Assuming that all the activities given below are undertaken for a consideration है, state which of the following is not a supply of service, ठीक है, which of the following is not a supply of service. अच्छा इधर देखो, रेंटिंग ऑफ कमर्शियल ऑफिस कॉम्प्लेक्स सप्लाई है, an employee agreeing to not work for the competitor organization after leaving the current employment, ये सप्लाई है, बिल्कुल सप्लाई है, ठीक है। अन अकेडमी वाले मेरे को अगर बोल दे कभी निकालते समय कि भाई इधर उधर नहीं, किधर, वो नहीं बोलूंगा, एडिट करना पड़ेगा। दिल्ली में ये भी हुआ, मैंने बोल दिया, मुझे काटना पड़ेगा, तो ये भी कैंसिल, ठीक। रिपेयरिंग ऑफ मोबाइल फोन, ये भी सप्लाई है, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये सप्लाई नहीं है, ठीक। नेक्स्ट इधर देखो, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे, Z Limited sold goods to Y Limited for 2,55,000 रुपए, यानी 2,55,000 rupees, and charged GST at 18%. However, owing to some defect in goods, Y Limited returned some of the goods by issuing debit note of 40,000 rupees. ठीक है? In the same month, Z Limited records the return of goods by issuing a credit note of 40,000 rupees plus GST in the same month. बड़ी अच्छी बात, एकदम दोनों की दोनों पार्टी से एकदम कंप्लायंट है, ठीक है। उसने कहा भाई डिफेक्टिव है, हम आपको डेबिट नोट दे दे रहे, हमने कहा हमारे पास आ गया आपका सामान, हम आपको क्रेडिट नोट दे दे, बड़ी अच्छी बात है। In this situation, GST liability of Z Limited for the month of May will be B. कैसे किया आप लोगों ने? 255 का सामान बेचा लेकिन 40 का वापस आ गया, तो आपकी आउटपुट लाइबिलिटी क्या हुई? 255 माइनस 40, उसका 18%। सिंपल करके देख लेते हैं। 2,55,000 माइनस 40,000 इंटू 0.18 कितना आता है? 38,700। ऑप्शन बी इज योर आंसर। आई एम श्योर सब समझ में आ गया, बोलो निश्चय निश्चय निश्चय। थैंक यू। नेक्स्ट, C and Company, a registered supplier in Delhi, opted for composition levy under subsections 1, 2 of 10. ठीक, composition levy goods वाला। It sold goods in the fourth quarter of the financial year of 15 लाख रुपए। composition levy वाला बंदा है, 15 लाख का सामान इसने बेचा है,
exclusive of GST, of course. The applicable GST rate on these goods is 12%. ठीक है, 12% का GST का रेट है. C and company purchased goods from Ramesh and company registered in Delhi for 955, on which Ramesh and company had charged GST of 57,300 and SGST of 57,300. तो इसने 955 का सामान खरीदा, उस पर इसने 57,300 का GST पे किया, CGST पे किया, 57,300 का इसने SGST पे किया. C and company has also purchased goods from E and company registered in Haryana for 2,46,000, on which E and company had charged IGST of 29,500 rupees. GST liability of C and company for the fourth quarter of the financial year is, बताइए GST liability क्या होगी? नील. कितने लोग कह रहे हैं नील? गौरी तो कह ही रही है. और कोई नील वाला? अच्छा, मेरे को कोई भी इसका तरीका बता दो, क्या होगा, कैसे होगा, है ना? तो मतलब क्या करना होगा हमें, 15 लाख रुपीस पर हम 12% के रेट से आउटपुट लाइबिलिटी निकालेंगे. ठीक है, वो आउटपुट लाइबिलिटी हमारी किस में आएगी, इंटरस्टेट है, इंट्रास्टेट है. इट्स सोल्ड गुड्स इन द फोर्थ क्वार्टर. अच्छा, कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है, हम कुछ भी मान लेंगे अभी फिलहाल, उसके बाद आंसर्स मैच कर लेंगे. ठीक है, तो हम आईजीएसटी मान के भी कर सकते हैं. तो हमने 12% ऑफ 15 लाख रुपीस निकाल लिया. अब उसके बाद हम सेट ऑफ कर देंगे क्रेडिट्स को, जो ये सी कंपनी और ई कंपनी से है ना. यस, पक्का? सब गलत. अरे क्या, कॉम्पोजिशन लेवी है, तो कॉम्पोजिशन लेवी में क्या हो जाएगा, 1% लगा दो, बात खत्म. ठीक है, तो 15 लाख. ओ, कॉम्पोजिशन लेवी है ना, 10(1) 10(2) वाला. तो क्या हुआ, सवाल तो पढ़ा ना हमने. ठीक है, क्या हुआ. तो अभी आपको क्या करना होगा, अभी आपको 15 लाख रुपीस का 15 लाख रुपीस का 1% लगाना होगा. 15,000 आया. 7,500 सीजीएसटी, 7,500 एसजीएसटी. ये कैसे पता चलेगा कि ये इंटरस्टेट है, इंट्रास्टेट है? कॉम्पोजिशन स्कीम है. वेरी नाइस, कॉम्पोजिशन स्कीम है. कॉम्पोजिशन स्कीम में इंटरस्टेट हो ही नहीं सकता. ठीक है, तो कॉम्पोजिशन स्कीम है मतलब इंट्रास्टेट है. तो सीजीएसटी 7,500, एसजीएसटी 7,500. ऑप्शन इज योर आंसर. 66th क्वेश्चन, आइए देखते हैं. ठीक है, Mr. Raghu avails services of Mr. Raja, a chartered accountant, as under. Audit of financial accounts of Mr. Raghu, 55,000. Okay. Tax account and annual accounts filing of Mr. Raghu, 10,000. Okay. Income tax return filing of Mr. Raghu, Mrs. Raghu, 5,000. Mr. Raghu's wife को मैंने Mrs. Raghu बोल दिया यार. ठीक है, तो ये हो गई 5,000. All the above amounts are exclusive of taxes and the applicable rate of GST on these services is 18%. बड़ी अच्छी बात है. Accountant of Mr. Raghu has booked the entire expenses of 70,000 rupees plus GST in the books of accounts. Mr. Raghu is eligible to take input tax credit of, जल्दी बताइए कितने वाले GST का ये ITC ले सकता है, बताओ. सबसे पहले एक बात बताओ, क्या इस 55,000 पर जो भी GST लगा होगा उसका ITC मिल जाएगा? पक्का मिल जाएगा. बिजनेस पर्पस के लिए है, बिजनेस पर्पस के लिए आपने इनपुट सर्विस लिए, करनी पड़ेगी. और बिजनेस पर्पस के लिए 55,000 रुपीज पर 18% का जो जीएसटी पे किया होगा उसका क्रेडिट मिलेगा. ठीक है, कितना है, 55,000 पर 0.18, 9,900 एम प्लस कर दे. ठीक है, आगे देखो. टैक्स ऑडिट एंड एनुअल अकाउंट्स फाइलिंग ऑफ मिस्टर रघु 10,000. ये भी बिजनेस एक्सपेंडिचर है, इसका भी क्रेडिट मिल जाएगा. 10,000 का 18% कितना आया, 1,800. इसको भी एम प्लस कर दे. इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग ऑफ मिस्टर रघु's वाइफ, सैलरी रिटर्न 5,000. क्या इसका भी क्रेडिट मिल जाएगा? ये कौन सा बिजनेस एक्सपेंडिचर हो गया, ये पर्सनल एक्सपेंडिचर हो गया, तो इसका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा. तो बस इन्हीं दोनों पर 11,700 का मिल जाए. ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज योर आंसर. मैं पानी पी लेता हूं, आप वीडियो लाइक कर दो. हाँ, तुम भी थक गए, तुम क्या करो, तुम भी पानी पी लो. ब्रेक चाहिए? अबे 66 तो बच हो चुका है, आधे मिस हो गए, 85 तक है.
नहीं नहीं, रैप गाऊंगा मैं, इंग्लिश हिंदी सब गाऊंगा मैं। हाँ, जीएससी रैप, यूपी वाला भोजपुरी रैप। क्वेश्चन नंबर 67, आओ फटाफट से इसको निपटाते हैं। टीटी प्राइवेट लिमिटेड, registered in Rajasthan, furnished following information for the month of June. ये रजिस्टर्ड है राजस्थान में, ओके। इंटर स्टेट सेल ऑफ गुड्स फॉर 1,25,000 रुपीज टू जेजे एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड इन हरियाणा। ये इंटर स्टेट है, इस पर 18% या जो भी रेट होगा उस पर आईजीएसटी लग जाएगा और वो आउटपुट लायबिलिटी हो जाएगी। Interstate purchases of goods from XYZ company registered in Punjab for 40,000 rupees। ये interstate purchases है, इस पर आईजीएसटी इसने पे किया होगा, इसका क्रेडिट मिल जाएगा। Intra-state purchases of goods from RR traders registered in Rajasthan for 65,000 rupees, इस पर सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, उसका भी क्रेडिट मिल जाएगा। Applicable rate of GST is 18%. There is no opening balance of ITC. All the above amounts are exclusive of taxes. GST liability payable in cash is simple. देखो वेरी सिंपल, आपकी आउटपुट लाइबिलिटी कितनी है? आउटपुट लाइबिलिटी आपकी सिर्फ यही है, 1,25,000 पर 18% है ना, 18%। 1,25,000 रुपए की ही सेल हुई है, 1,25,000 पर 18% आईजीएसटी, आईजीएसटी कितना? 22,500, ठीक। इंटर स्टेट परचेसेस 40,000 पर आईजीएसटी, 40,000 पर 18% कितना? 7,200। तो इस 7,200 का क्रेडिट मैं इसके अगेंस्ट ले सकता हूं क्या? बिल्कुल ले सकता हूं। तो 22,500 माइनस 7,200 कितना आया? 15,300। अभी मुझे 15,300 और पे करना है, लेकिन उससे पहले ही मैंने सामान खरीद लिया राजस्थान का, राजस्थान से ही। तो ये 65,000 रुपीज का मैंने सामान खरीदा, इस पर सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, पर मैं सीजीएसटी एसजीएसटी का क्रेडिट आईजीएसटी की लायबिलिटी के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। तो 65,000 का 18% 11,700, इसका आधा सीजीएसटी होगा, इसका आधा एसजीएसटी होगा, लेकिन हम कर सकते हैं इसको माइनस। तो 11,700 हमने माइनस कर दिया, तो 15,300 माइनस 11,700, 3,600 आईजीएसटी लायबिलिटी हमारी आ गई है, 3,600 आईजीएसटी लायबिलिटी, ठीक है, डन। अब ये कौन सा था? 67 था, सीधा 72, सीधा 72, ठीक है। ऐसे ही पता भी नहीं चलेगा कब खत्म हो जाएगा ये। Goods as per section 252 of the CGST Act 2017 includes actionable claims, include करते हैं? Yes. Growing crops attached to the land agreed to be severed before supply? Yes. Money? No. Securities? No. 1 and 2? Option C. C. 74th, 72 के बाद 72 4। Determine which of the following independent transactions, determine which of the following independent transactions, even if made without consideration in terms of Schedule 1 of the CGST Act 2017, will be deemed as supply। ठीक है, तो मतलब कंसिडरेशन नहीं है फिर भी सप्लाई मान लिए जाएंगे। कौन कौन से ऐसे होंगे? AB and Associates transfers stock of goods from its Mumbai branch to Kolkata depot for sale of such goods at the depot। सप्लाई है, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया? विल बी डीम्ड एज सप्लाई, हाँ तो ये सप्लाई है भाई, बिल्कुल सप्लाई है, ठीक है, सप्लाई है, राइट। मिस्टर रघुबीर, अ डीलर ऑफ एयर कंडीशनर्स, परमानेंटली ट्रांसफर्स, एक मिनट, विल बी डीम्ड एज सप्लाई तो पूछा है, एक से पूछा। Determine which of the following independent transactions, even if made without consideration in terms of Schedule 1 of the CGST Act, will be deemed as supply। ठीक है, इधर देखो, तो AB and Associates transfer stock of goods, तो ये तो सप्लाई हो ही जाएगा, है ना। Mr. Raghubir, a dealer of air conditioners, permanently transfers a motor vehicle free of cost। एक बिजनेस एसेट को परमानेंटली ट्रांसफर किया, आईटीसी ऑन साइड मोटर व्हीकल वाज ब्लॉक्ड एंड देयरफॉर वाज नॉट अवेल्ड। तो जिस पर आईटीसी नहीं लिया गया है, क्या वो सप्लाई माना जाएगा? पक्का सप्लाई नहीं माना जाएगा, ठीक।
Mrs. Riddhi, an employee of Sun Limited, received gift from her employer on occasion of Diwali worth 21,000 rupees. इसको सप्लाई मानेंगे? मोर देन 5,000 इनकम टैक्स में था, ठीक है, यहाँ 50,000, तो 50,000 अगर है तो इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आंसर आपका? 75। आओ देखो, PZY लिमिटेड, PZY लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मोटर कार, गाड़ियां बनाता है। The company paid following amount of CGST to its following amount of GST to its suppliers against the invoices raised to it. Compute the amount of ineligible input tax credit under GST law. Ineligible जो इसको नहीं मिल पाएगा, जिसका क्रेडिट इसको नहीं मिल पाएगा। जनरल इंश्योरेंस टेकन ऑन कार्स मैन्युफैक्चर्ड बाय PZY लिमिटेड, ये जो GST 1 लाख का पे किया है, क्या इसका क्रेडिट मिल पाएगा? पक्का मिल पाएगा। तो दिस इज नॉट इनएलिजिबल। बसेस परचेज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉई सीटिंग कैपेसिटी 23, इसका क्रेडिट मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो दिस इज आल्सो नॉट इनएलिजिबल, ठीक। लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉइज अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, इसका भी क्रेडिट मिल जाएगा, दिस इज आल्सो नॉट इनएलिजिबल। आउटडोर केटरिंग इन दिवाली मेला ऑर्गेनाइज्ड फॉर एम्प्लॉइज, इसका नहीं मिल पाएगा, तो दिस इज इनएलिजिबल। 3,50,000, ऑप्शन बी इज योर आंसर। नेक्स्ट, which of the following statements are incorrect under GST law? If the supplier has erroneously declared a value which is more than the actual value of goods or services provided, then he can issue a credit note for the same. क्रेडिट नोट होगा या डेबिट नोट होगा? कंफ्यूजन होता है डेबिट नोट क्रेडिट नोट, क्लियर कर दे। टैक्स की हर क्लास में, पहली क्लास से मैं एक दो ही चीज बोलता हूं, बेसिक अकाउंट्स अगर क्लियर है, बेसिक अकाउंट्स अगर क्लियर है और मन में चोरी ना, तो टैक्स एकदम लॉजिकल। आओ बेसिक अकाउंट्स तुम्हारे क्लियर करते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर करते हैं। आपने गुड्स बेचे, इनवॉइस थी 1,000 रुपीज की, आपने एंट्री क्या की? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1,000, 1,000। आपको लगा ओ शिट, माल तो 1,000 ही रुपए का था, सॉरी 800 ही का था, माल तो 800 का ही था, 1,000 रुपए की इनवॉइस बना दी, 200 रुपए से इसको वापस करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे? हम डेटर को क्रेडिट करेंगे, टू डेटर करना पड़ेगा ना, टू डेटर करेंगे कितने से? 200 से। अगर हम डेटर को क्रेडिट करेंगे तो मैं उसको क्रेडिट का ही तो नोट दूंगा कि सुनिए हम आपको क्रेडिट कर चुके हैं। तो अगर सप्लाई यहां पर क्या हुआ, एरोनियसली डिक्लेयर्ड अ वैल्यू व्हिच इज मोर देन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइडेड, डिक्लेयर कर दी 1,800 एक्चुअल थी, तो ज्यादा दे दी, तो हमने अब उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, तो हम उसको क्रेडिट नोट देंगे, देन ही कैन इश्यू अ क्रेडिट नोट फॉर द सेम। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। हमसे इनकरेक्ट पूछा हुआ है ना, ये तो इनकरेक्ट नहीं है भाई, ये पूरा सही है। अब सुनो इधर, इफ द सप्लायर declared some special discount which is offered after supply is over, then he cannot issue credit note under GST law for the discount offer। जल्दी बताइए, ये ट्रू है? ये ट्रू है? आर यू श्योर? आर यू एब्सोल्युटली श्योर? ये भी ट्रू है, ठीक है। डिस्काउंट हमने बाद में दिया तो उतने से हमने क्रेडिट कर दिया, तो क्रेडिट नोट इश्यू करेंगे, करेंगे। डिस्काउंट अगर बाद में हमने दिया उसको, अज्यूमिंग के सब कुछ सही है, ठीक है, लिंक्ड है, आईटीसी रिवर्स हो चुका है, सब कुछ सही है, हम क्रेडिट नोट तो इश्यू कर सकते हैं ना उसको। हाँ, if the supplier declared some special discount which is of, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, he cannot issue, तो ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया, ठीक है, राइट राइट, ये राइट, आई एम सॉरी, ठीक है, तो he cannot issue, ठीक। if quantity received by the recipient is more than what has been declared in the tax invoice, supplier can issue debit note for the same। मैं रेसिपिएंट हूं, मैं रेसिपिएंट हूं, ठीक है, क्वांटिटी रिसीव्ड इज मोर देन व्हाट हैज बीन डिक्लेयर्ड इन द इनवॉइस, मैं रेसिपिएंट हूं, मैं एंट्री क्या करूंगा?
परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। क्रेडिटर पे भी सोचना पड़ रहा है इतना सारा, क्या अकाउंट्स पड़ी है। हाँ ये कट कर दो। अच्छा, परचेजेस अकाउंट डेबिट, सपोज मैंने 1000 का किया, ठीक है, लिखा गया है इफ द क्वांटिटी रिसीव्ड इज मोर देन व्हाट हैज बीन डिक्लेयर्ड, तो डिक्लेयर हुआ था 1000 का, तभी मैंने एंट्री कर दी 1000 से, आया है ज्यादा, तो मुझे और परचेज करनी पड़ेगी सपोज 200 की, ठीक है, परचेजेस अकाउंट डेबिट मेरे को और 200 से करना पड़ेगा, टू क्रेडिटर 200, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल पूछा है, सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखो तो इस वाली एंट्री के लिए सप्लायर क्या करेगा, डेटर अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है, कितना 1000, 1000, बाद में मैंने उसको फोन करके बोला सुनो माल ज्यादा का दे दिए हो, बिल कम का बनाए हो, तो उसने कहा चलो बिल और का बना देते हैं, तो डेबिट सॉरी डेटर अकाउंट डेबिट 200 टू सेल्स, तो मैं सप्लायर हूं, मैंने डेटर को 200 से डेबिट किया है क्रेडिट किया, तो डेबिट करने के बाद डेबिट नोट दूंगा क्रेडिट नोट दूंगा, तो ये भी ट्रू हो गया। अगर क्वांटिटी रिसीव्ड बाय रेसिपिएंट इज मोर देन व्हाट ही हैज बीन डिक्लेयर्ड, व्हाट हैज बीन डिक्लेयर्ड, द सप्लायर कैन इश्यू अ डेबिट नोट फॉर द सेम, कर सकता है पक्का। देयर इज नोट, अबे ऑब्वियसली फॉल्स होगा। क्या है यार, देयर इज नो टाइम लिमिट टू डिक्लेयर द डिटेल्स ऑफ डेबिट नोट इन द रिटर्न, देयर इज नो टाइम लिमिट टू डिक्लेयर द डिटेल्स ऑफ डेबिट नोट इन द रिटर्न। सुनिए बात को, डेबिट नोट को इश्यू करने का या क्रेडिट नोट को इश्यू करने की कोई टाइम लिमिट नहीं है, इश्यू करने की, लेकिन एक बार अगर आपने उसको इश्यू कर दिया तो जिस महीने आपने उसको इश्यू किया उसी महीने का जो आप मंथली रिटर्न फाइल करते हो उसके साथ आपको उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, वो अलग चीज है, ठीक है, वो अलग चीज है। यहां पर हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि डिक्लेयर के लिए डेबिट नोट को डिक्लेयर आपको कब तक करना होगा। सपोज क्या हुआ, अभी मार्च, अभी क्या चल रहा है, अप्रैल चल रहा है, राइट, तो अभी मैंने सपोज फरवरी में कोई सामान खरीदा, ठीक है, अब वो खरीदा था, अब वो मैंने वापस भी कर दिया था, मैंने खरीदा होगा तो क्रेडिटर को क्रेडिट किया होगा, अब मैंने सामान वापस कर दिया तो मैंने क्रेडिटर को डेबिट किया, तो मैं क्या इश्यू करूंगा, मैं डेबिट नोट इश्यू करूंगा, राइट। उस वो डेबिट नोट अगर मैंने सपोज इस महीने भी इश्यू किया ना, तो फिर मुझे इसी महीने मतलब अगले महीने, आज क्या है अप्रैल है ना, जब 20 मई तक मुझे अपना जीएसटीआर 3B फाइल करना होगा, तो मुझे उसके साथ साथ इस वाले डेबिट नोट को भी डिक्लेयर करना होगा, ठीक है। तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इश्यू करने की कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन डिक्लेयर आपको उसी महीने करना होगा जिस महीने आपने उसको इश्यू किया, डन। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज योर आंसर। वो आप रिवाइज करना, ठीक है, नोट्स में देखना, रिवाइज करना उसको, ठीक। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, आ जा बहन, कमिंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे बैग बैग बंद करके बैठी हुई है, कुछ कुछ लिखना नहीं था, सब याद होता जा रहा है, हाँ, सब याद आता जा रहा है, पूछो कोई भी पुराना क्वेश्चन अभी वाले में से, पूछ लो, बता पाऊंगी बता दूंगी, नहीं बता पाऊंगी नहीं बता, रहन दे यार, सुन निशा रहन दे, 4-5 क्वेश्चंस बचे हैं, क्यों क्यों तकलीफ दे रही है ऐसे, बस पॉपकॉर्न की कमी थी। मेरे को सीरियसली ऐसे लगता है जो भी ऐसे ये ऑफलाइन मैराथन होते हैं ना, कई सारे ऐसे ही है, मैं पिछले साल जून से शुरू किया था फाउंडेशन के लिए मैराथन, कई सारे लोग ऐसे ही होते हैं, कोई ऐसे कंधे पे कंधा लगा के बैठे हैं, कोई तोता मैना पीछे बैठे रहेंगे, उनको कोई मतलब ही नहीं क्लास में क्या चल रहा है भाई साहब, नहीं यहाँ नहीं है कोई, लेकिन दिल्ली में तो बहुत होता है। मतलब उनके लिए एस्केप है ये, कहाँ जा रहे, पिक्चर का टिकट तो मिला नहीं, चल क्लास में घुस जाते हैं। ये है क्या। अच्छा, फिर कभी अगर आंख मिल जाती है तो हल्का सा मुस्कुराएंगे नीचे तक, फिर ठीक है, फिर शुरू। ओके, 77, मिस पर्ल इज अ क्लासिकल सिंगर,
She wants to organize a classical singing function, so she booked an auditorium on 10th August for a total amount of 20,000 rupees. Singer है, she paid 5,000 rupees as advance on that day. ठीक, सिंगर है, ऑडिटोरियम बुक किया, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर ऑडिटोरियम बुक किया, अब ये ऑडिटोरियम वाले ने ये ऑडिटोरियम हमें बेच दिया, सर्विस दिए, रेंटिंग की, ठीक है, सर्विस है, हमने एडवांस दिया, इस बंदी ने एडवांस दे दिया, इस एडवांस के लिए टाइम ऑफ सप्लाई यही हो जाएगा 5th, मतलब ये 10th अगस्त पक्का। सर्विसेज के केस में एडवांस अगर मिलेगा तो एडवांस वाली डेट ही टाइम ऑफ सप्लाई हो जाती है। The classical singing function was organized on 10th October. Date of provision of service 10th October. The auditorium owner issued invoice to Miss Pearl on 25th November amounting to 20,000 rupees. क्या डेट ऑफ प्रोविजन के 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस इशू हो गई? नहीं हुई। 10th नवंबर, ये क्या था, 10th अगस्त को हुआ ना, 10th अक्टूबर, 10th अक्टूबर को सर्विस प्रोवाइड की गई, उसका एक महीना कब, 10 अक्टूबर, 10 नवंबर, 9 नवंबर कभी तो खत्म होगा, विद इन 30 डेज, लेकिन यहां पर 25 नवंबर को किया, तो 25 नवंबर मान लिए इररिलेवेंट डेट हो गई, ठीक। Pearl made balance payment of 15,000 on 30th November. Determine the time of supply in this case. तो ये जो 5,000 रुपए का एडवांस पे किया, इसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई यही 10th अगस्त, और जो बचा 15,000 पे किया 30 नवंबर को, इसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई, कितने लोग कह रहे हैं 30th नवंबर? नहीं, कितने लोग कह रहे हैं 10th अक्टूबर? कोई मतलब नहीं बता यार तू ठीक है, हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा 10th अक्टूबर, ठीक है, क्योंकि डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, तो ये हो जाएगा सी, 10th अगस्त फॉर 5,000 एंड 10th अक्टूबर फॉर 15,000, ऑप्शन सी इज योर आंसर। नेक्स्ट, ABC Limited generated e-way bill on 12th February at 14 hours. It transported over-dimensional cargo for a distance of 100 kilometers. Validity period of the e-way bill will expire on dash if there is no extension of the same. B. और कोई? चलो ठीक है, मैं ये बता देता हूं। ओवर डायमेंशनल कार्गो के केस में ई-वे बिल की वैलिडिटी 1 दिन की होती है, अगर वेट 20 किलोमीटर तक, सॉरी, अगर डिस्टेंस 20 किलोमीटर तक का हो, हर 20 किलोमीटर पर एक एक दिन बढ़ता जाता है, यहां 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 5 दिन हो गए, 5 दिन हो गए। अब दिन कहां से काउंट होता है और कहां पर एंड होता है? तो जिस दिन आप ये ई-वे बिल इशू करते हो, उसके अगले दिन की रात को 12 बजे ये एक दिन खत्म होता है। मतलब आज अगर 8 अप्रैल है और आज मैंने इशू किया, तो 9th और 10th वाली जो मिडनाइट होगी, दैट विल बी द एंड ऑफ द फर्स्ट डे, राइट। तो अब ये 12th फरवरी को हुआ है, ठीक है, तो 13-14 फरवरी की रात, आधी रात, एक दिन खत्म हुआ, फिर 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, तो 5 दिन कब खत्म हुए? 17-18 के मिडनाइट को, तो ऑप्शन बी इज योर आंसर। नेक्स्ट, लास्ट, Ram, an individual based on Gujarat. सुनो। Ram, an individual based in Gujarat, is in employment and earning 10 lakh rupees as salary. 10 लाख रुपए की सैलरी कमा रहा है. Very good. Good package. Very good, Ram. He is also providing intra-state consultancy services to different organizations on growth and expansion of business. वाह वाह, खुद सैलरीड एम्प्लॉय है, खुद की हालत खराब हो रही है बिजनेस करने से, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इसने ये ज्ञान देना, ज्ञान बेटा बहुत दिखता है, ज्ञान दिखता है, ज्ञान दो आप, ज्ञान दिखता है। देखो, नौकरी की सैलरी से ज्यादा ही उससे कमा रहा है ज्ञान देने से। यार तू ऐसा कर, तू एक काम कर, तू ना ये हाँ, 12 लाख रुपए, ये सीन है। तो its turnover from supply of such services is 12 लाख रुपए. Determine whether Ram is liable for taking registration as per the provisions of the act. जल्दी बताओ। C. No, as services in course of employment does not constitute supply and therefore aggregate turnover is less than 20 lakh rupees. Option C is your answer. Services के केस में 20 लाख की लिमिट होती है। वीडियो बनाएंगे ना।
और इसी के साथ हमारा मुंबई मैराथन कंप्लीट हो जाता है। तो कैसा लगा? फायदा फील हुआ? वेरी नाइस। किसका फायदा? रैप। रैप करेंगे अभी, इसको कर देता हूं मैं बंद।